बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी होगी। नाज़रीन, फाइनली रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान आ चुका है सऊदी अरब में और यूएई के साथ साथ मगरबी ममालिक में, यूके में, अमेरिका में, और वैसे भी मोस्टली जो ओवरसीज़ हैं वो तो सऊदी के साथ ही आगाज़ भी करते हैं और ईद की जो तहत सेलिब्रेशन वो भी उन्हीं के साथ होता है। लेकिन आज यहाँ पर रोयत हिलाल कमेटी बैठेगी। बिल्कुल जी, और रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का अहम इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया गया है। चांद देखा जाएगा और उसके बाद रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो रमज़ान की सातों के आगाज़ के साथ ही मौसम एक बार फिर से बड़ा दिलफरेब हो गया है। आज सुबह हल्की फुल्की बारिश के जो इम्कानात वो नज़र आ रहे थे, हल्की फुल्की बारिश शुरू भी हो चुकी थी। ये है रमज़ान की बरकतें जिनका आगाज़ रमज़ान के साथ ही हो चुका है। रमज़ान पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक दिन लेट है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का वैसे तो आगाज़ हो चुका है और चांद भी नज़र आ गया था सऊदी अरब और यूएई के अंदर, और उसके बाद रोज़ा भी रख लिया गया है डिफरेंट ममालिक के अंदर। तो इसलिए हम देख सकते हैं फ़िज़ा के अंदर एक रूहानियत, एक सुकून और एक मिठास सी महसूस की जा रही है। बिल्कुल, और इसकी फीलिंग जब जैसे ही टाइम चेंज होता है, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन आपके दिल को एक सुकून सा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है। और वैसे ये एक सरप्राइज़ भी है क्योंकि सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में जुमेरात से पहला रोज़ा होगा, और आज यहाँ पर तो रोयत हिलाल कमेटी ने बैठना है। ओमान की तरफ से एक हफ़्ता पहले ही ऐलान कर दिया गया था, तो हम ये समझ रहे थे कि तमाम मिडल ईस्ट के अंदर भी रमज़ान का बाकायदा आगाज़ जुमेरात से होगा, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, चांद दिख गया और रमज़ान का चांद नजर आने के बाद ऐलान भी हो गया। तो हमारी तरफ से तमाम उन मुसलमानों को जहाँ पे पहला रोज़ा है आज, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर बरकत लेकर आए ये महीना। इसकी तमाम तर जो असल रूह है उसके साथ गुजारना बहुत ज़रूरी है। जो मैसेज है, जो मकसद है रोज़े का, जो हमें सिखाता है सब्र और एहसास का जो जज्बा है, जो पहलू है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचना है, सिर्फ खाने पीने पे, सहर और इफ्तार के बारे में खो नहीं जाना, इबादतों को भी करना है और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल जी, और सिर्फ दस्तरखान सजाने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इबादत और बरक़ात समेटनी है जो कि इस जो महीने की असल रूह है। और आज अगर चांद नजर आ जाता है इंशाअल्लाह, जो कि नजर आ जाएगा, और कल से पहला रोज़ा हमारी और आपकी मुलाकात भी होगी 1 से 3 बजे दोपहर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप रोज़े की हालत में होंगे, आराम कर रहे होंगे, इसलिए हमने आपके लिए अपना वक्त तब्दील किया है। 1 से 3 हम हाजिर होंगे और फिर वही गुफ्तगू होगी, वही बरकतें और रहमतें हम भी समेटेंगे। नात ख़्वाह हमारे साथ होंगे और हम उनसे नाते भी सुनेंगे, कलाम पाक भी सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत इस रमज़ान को गुजारने की बिल्कुल, और दीनी मसाइल पे बात होगी, वो सारी चीज़ें, सही तरीका क्या है, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, सहर में क्या खाना है, अफ्तार में क्या खाना है, और इबादतों को किस तरह से करना है, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। और वैसे भी जो रौनकी होती है ना इशाल, आप देखते हैं कि रूटीन में एक वाज़े चेंज आता है, एडजस्ट करने में 2-4 दिन तो लग जाते हैं, लेकिन रात के अंदर दिन का समा और दिन के टाइम में मार्केट्स का बंद रहना तो एक अपनी रौनक है, एक अपनी जो सेलिब्रेशन है, पूरा महीना चलता है और आपको महसूस होता है, और उसकी जाने के बाद शिद्दत से उसकी कमी को महसूस। और इसके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। हम बचपन में अपने देखते हैं कि जब भी इफ्तारी तैयार होती थी तो सबसे पहले हमसायों का ख्याल रखा जाता था, दूसरों के घरों में भी भेजी जाती थी। तो इस बार उन गरीबों का, मुस्तहिकीन का भी ख्याल रखिएगा कि उनके घरों का चूल्हा ठंडा ना पड़ा हुआ हो, कहीं वहाँ पर फाके ना हो। इसलिए हमें पूरी कौम को इस वक्त यकजा होने की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तानियों को, जहाँ जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, उन सबको एक पेज पर जमा होने की ज़रूरत है और मिलकर इबादत कीजिए, मिलकर बरक़ात समेटिए। हम आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब, और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कैंगरूज वर्ल्ड कप से बाहर है। T20 वर्ल्ड कप 7 टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक का फैसला होना बाकी है और वो एक है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। जो जीतेगा वो सुपर 8 में अपनी जगह बनाएगा, और नमीबिया के साथ होने वाले मैच में ये फाइनल हो जाएगा कि क्या हम सुपर 8 में अपनी जगह बना पाए हैं या नहीं। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी असातिज़ा का दौर ख़त्म, क्या AI क्लासरूम में उस्ताद का मुतबादिल बन सकता है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए फैलने वाली गलत मालूमात की तस्दीक आखिर कैसे की जाए। हमने इतना ज़्यादा डिपेंडेंट खुद को कर दिया है। चैट GPT हो, AI का इस्तेमाल हो, इसके फ़वाइद भी हैं और इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं।
उस पर तफसील से बात होगी। उसके बाद बात करेंगे रमज़ान मुबारक में मौसम कैसा रहेगा, रोज़े कैसे गुजरेंगे, टेम्परेचर किस हद तक बढ़ सकता है या फिर टेम्परेचर नॉर्मल रहने की उम्मीद है, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात होगी शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल और गुर्दे के मरीज रोज़ा आखिर कैसे रख सकते हैं, शरई मसला क्या है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, एक तरफ तो महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर रखा है और दूसरी तरफ बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने मुतवस्सित तबके की परेशानी में भी मजीद इजाफा कर दिया है। और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही हम देखते हैं कि तमाम अशिया भी मजीद महंगी हो जाती हैं। इस पर भी हम तमाम शहरों की सूरत हाल जानेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। और हमारा पहला टॉपिक यही है कि बारिश ने एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप की सियासत को बदल कर रख दिया है। हम देख रहे हैं पॉलीखेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान जो शेड्यूल 32वां मैच था, बारिश की नज़र हो गया है। और मगर ये बारिश ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी तूफान से कम साबित नहीं हुई है, क्योंकि एक पॉइंट के साथ जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले में जगह बना ली है, जबकि कैंगरूज वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा अपसेट है वर्ल्ड कप के अब तक के सीज़न के अंदर। और अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के जाने से क्या होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन वजूहात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शमशेर नियाज़ी स्पोर्ट्स तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। तबीयत कैसी, आपकी खैरियत से हैं? और बहुत कुछ हो गया जिस दौरान हमारी बात नहीं हो सकी, हमारे हाथ से भारत के ख़िलाफ़ मैच भी निकल गया, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती रही, बड़ी लेदे होती रही। लेकिन ये जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया का इवेंट से ही बाहर हो जाना, ये बैड लक है या फिर इनकी अपनी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है या बुरा पैच चल रहा है, वो हुआ क्या आखिर? ये जी जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड रमज़ान मुबारक टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, आपको भी सेहत का मुझसे सवाल किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। और जहाँ तक ये आपने जो सवाल किया है, ये इसको मैं थोड़ा सा ज़रा अपसेट तो नहीं कहूँगा, बट इट्स अ कंडीशन, ठीक है, इट्स अ गेम, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की गेम देखें तो ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आ रही इस वर्ल्ड कप में। और इस वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का गेम, जो 3 मैचेस खेले पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, तो उसमें भी मुझे था कि ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ी सी ज़रा लड़खड़ाई हुई नज़र आ रही थी। वो फॉर्म और वो प्लेयर्स भी उनके पास नहीं थे। तो डिसाइड इसके कि उनके पास बड़े बड़े नाम हैं टीम में, बट देन अगेन इट्स अ गेम, कोई फॉर्म में है, कोई फॉर्म में नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी बैड लक हुई है कि वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं किया और अल्लाह ताला ने बारिश जो है बरसा दी, जिसकी वजह से शमशेर, जो जुनैद भी कह रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कमी कोताहियाँ थी या फिर उनकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं थी, क्या वजह बनी, ऑस्ट्रेलिया बाहर क्यों हो गया? 2021 के बाद अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने जीता था, उसके बाद 3 बार मुसलसल वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते रहे हैं। तो ये एक बार, पहली बार तो नहीं है। लगता है कि हमारी तरह उनका भी हारने का तसलसल बरकरार है, चैंपियंस रह चुके हैं साबिका, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस कहेंगे, स्ट्रेटजी कहेंगे, या फिर उनकी भी मैनेजमेंट के अंदर दबाव था, प्रेशर था किसी किस्म का, क्या कहेंगे इसको? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जो T20 टीम्स हैं, इनको आप अपनी टीम से कंपेयर ना करें, क्योंकि उनका लेवल हमारे लेवल में बहुत फ़र्क है। उनके गेम प्ले, उनके माइंडसेट में हमारे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स होती हैं, ये एक टूर्नामेंट में अगर गंदा खेलेंगे ना, तो वेरी नेक्स्ट टूर्नामेंट में ये वापस फॉर्म में आ जाती हैं। ये इतनी वर्किंग करती हैं अपने ऊपर, ये इतनी स्ट्रेटजीज पे अपने काम करती हैं कि ये विद इन फ्यू डेज जो अपना मसले का हल निकाल लेती हैं। ये हम जैसी टीमें हैं जो प्रोलॉन्ग करती हैं अपनी इनफॉर्म आउट फॉर्म्स को, और इनफॉर्म आने में इनको बहुत अरसे लग जाते हैं, साल दो जाते हैं। बाबर आजम को देख लें, अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को देख लें, तीसरा साल चल रहा है, इनकी रिटायरमेंट करीब है लेकिन फॉर्म में नहीं आ रहे। अब ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात है, ये इट्स अ बैड लक भी कह सकते हैं, थोड़ा सा प्लेयर भी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन आप देखिए ना, दूसरी तरफ जो इनके अगेंस्ट जो टीमें खेल रही हैं, अब उन्होंने भी तो वर्ल्ड कप खेला है ना। अब जिम्बाब्वे कोई छोटी टीम तो नहीं रही। अब जिम्बाब्वे हम एक टाइम पे छोटी टीम को कंसिडर करते थे, लेकिन अब इटली आ गई है, स्कॉटलैंड आ गई है, आयरलैंड आ गई, ओमान, अफगानिस्तान, ये सब टीमें आ गई हैं। तो जिम्बाब्वे को अपना एक लेवल ऊपर करना ही था, जो कि उन्होंने बड़े खूबसूरती से अपना लेवल ऊपर किया है, और उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को डिफीट दिया। मुझे वो याद है वो दौर जब ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं करती थी, तो बांग्लादेश ने आके इनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी। तो ये टीम्स भी जो है, अब ये अपने आप को परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा रही है। उनको भी समझ लग गई है क्रिकेट कमर्शियल हो गई है, क्रिकेट फास्ट हो गई है, अब हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना हम किसी लेवल पे नहीं है। तो ये कंपटीशन था जो जिम्बाब्वे ने जीत लिया,
और ऑस्ट्रेलिया बारिश बाहर का हो होना गया तो मैं और तो- जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं अपनी गलतियों से सीखेंगे और अच्छे तरीके से कम बैक भी करेंगे अगली बार। लेकिन हम किस तरह से कम बैक करें, नामीबिया के साथ हमारा मैच है। एक तो बारिश का कितना अमल दखल हो सकता है क्योंकि फोकस और खदशात मौजूद हैं, और क्या तब्दीलियां होनी चाहिए क्योंकि फौरी तौर पे जो नाम उभर के सामने आए वो 3 सीनियर प्लेयर्स जिनसे बाकी जूनियर्स को सीखना था, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो बाबर हों, चाहे वो शादाब हों या फिर शाहीन हो, बिल्कुल ही कोई परफॉर्मेंस नहीं है और मुसलसल नहीं है। तो इन तीनों को बाहर किया जाना चाहिए या होने जा रहा है? आपके पास खबर क्या है और इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? जुनेद भाई, मेरे ख्याल से स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका हुआ है, जिसमें आपके सीनियर प्लेयर बाकी ड्रॉप हो गए। और अब ये एक ठीक फैसला है, गलत फैसला है, ये प्लेयर का मोरल डाउन करना है या टीम का मोरल डाउन करना है, ये तो आपको ग्राउंड मैच पता लग जाएगा, क्योंकि आज डू और डाई सिचुएशन है। वेदर क्लाउडी है, चांसेस हैं रेन के, और ये बड़ा ही गंदा हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ कि अगर बारिश हो गई तो ऑब्वियसली बात है यूएसए क्वालिफाई कर देगी। थोड़ा सा जैसे आपने अच्छा, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर दें। अगर बारिश हो गई और एक एक पॉइंट मिल गया तो फिर उसका पॉइंट टेबल पे असर क्या होगा और हमारे आगे के सफर पे? देखें, आपका अगर ये आज बारिश हो जाती है तो आपको और नामीबिया को एक एक पॉइंट ग्रांट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके हो जाएंगे 4 पॉइंट्स और आपके साथ जो यूएसए के पॉइंट भी 4 हैं। अब आपका बात चली जाएगी रन रेट पे। रन रेट जिसका अच्छा होगा वो टीम क्वालिफाई करेगी, वो मैच के एंड पे ही, या अगर मैच डिसमिस होता है तो उसके एंड पे जो इनका फाइनल रन रेट निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आइदर यूएसए इज क्वालिफाइंग और पाकिस्तान इज क्वालिफाइंग। इंडिया तो क्वालिफाई है आपके ग्रुप के अंदर। दूसरी बात ये है कि अगर ये मैच होता है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ी डू और डाई सिचुएशन है। अब देखें, जो हमारी अब हम खुद ही कहते हैं ना कि हमारी टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। अब ये आपकी प्रेडिक्शन पता लग जाएगी। अभी नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए, अगर आप नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किलों से मैच जीत सकते हैं, तो नामीबिया ठीक ठाक टीम है, बड़े खेलने वाले प्लेयर हैं उनके अंदर। अच्छा, लेकिन शादाब खान का बयान भी सुना होगा शमशेर आपने, वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ सेमीफाइनल ही क्यों, हम फाइनल तक पहुंचेंगे, फाइनल खेलेंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर इस बार जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं शादाब, ये इस पर पूरा भी उतर जाएंगे और हम इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे? क्या सूरत हाल आपको लगता है? इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, जीता हुआ मैच हाथ से दे सकती है और फिर हारा हुआ मैच जो वापस भी ले सकती है। टीम से तो कोई तवक्कुआत भी हम कर सकते हैं किसी भी किस्म की। आप क्या कहते हैं? देखिए, शादाब खान की ये जो बात है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब कि जज्बात में आके आप एक बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी हम फाइनल खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? सवाल ये कि कैसे खेलेंगे आप? सेमीफाइनल खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे? आपको लगता है कि आप नीदरलैंड्स के खिलाफ फर्स्ट के मैच जीते हैं, इंडिया के खिलाफ आप मैच हार गए और आप सेमीफाइनल और फाइनल में आसानी पहुंच के आप खेल लेंगे? तो ये बड़ी अनप्रोफेशनल इनकी जो है ना, ये जो बातें जो है, ये इसी वजह से इनकी जो पर्सनैलिटीज में डेंट पड़ता है और ये गेम में जाके गंदा परफॉर्म करते हैं। देखें, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। कल रात को मैं एक क्लिप देख रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, मैच खत्म होने के बाद, सेरेमनी होने के बाद हार्दिक पांड्या पिच पे बॉलिंग कर रहा था। क्यों कर रहा था? वो पागल है? वो पागल नहीं है, वो कमिटेड है क्रिकेट के साथ, वो सीरियस लेता है गेम को। उसने अपने पॉइंट्स को ब्रेक डाउन किया है। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक प्लेयर पूरा मैच खेल के उसने विकेट्स लिया, परफॉर्म किया, पोस्ट मैच सेरेमनी होगी और ग्राउंड पे खड़े होकर बॉलिंग करा रहा है वो लोगों के सामने अपनी किट में पहन के। तो हमारे प्लेयरों के अंदर ये एटीट्यूड है, आपको लगता है ये? दूसरी बात ये है कि मैं प्लेयरों को ज्यादा कुछ कहने से ना ज्यादा मैं मैनेजमेंट को मैं कसूरवार ठहराता हूँ। मैनेजमेंट का असल कसूर है जो प्लेयरों की ये जो शफलिंग करते हैं, कौन सा प्लेयर अंदर, कौन सा। आप बाबर आजम को आप बाहर बिठाते हैं, आज फखर जमान को आज बाहर बिठाते हैं, आप किसी बड़े प्लेयर को बाहर बिठाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। लोग उल्टा हमारे पे ये आएगी बात कि जी नामीबिया के अगेंस्ट भी हमारे बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, पता नहीं हम क्या सोच के अपने प्लेयर को बाहर बिठा रहे हैं। लेकिन ये चले हुए कारतूस बार बार चलाना शमशेर, ये भी तो एक गलती है मैनेजमेंट की, समझे? पहले इनको सिलेक्शन कमेटी ने डाला ही क्यों टीम के अंदर? एग्जैक्टली, आपके पास बैकअप पे कोई चीज ही नहीं पड़ी। आपके जैसे वसीम वकार ने शोब अख्तर को बनाया, इमरान खान ने वसीम वकार को बनाया, इंजमामुल हक ने, सईद अनवर ने इंजमामुल हक को बनाया। ये एक लेगेसी होती है जो प्लेयर्स बनाने वाली। आपके बाबर आजम ने किसको बनाया? बाबर आजम पहले खुद तो बन जाए, ठीक है जी, सवाल भी ये है। आपके फखर जमान ने किसको बनाया? आप सीनियर प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, इन्होंने किसको बनाया? इन्होंने अभी अपने आप को सही तरह नहीं बनवाया, तो ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या बनाएंगे? आपके पास कौन है नीचे? अच्छा, आपने फखर जमान की बात की और मोस्ट प्रोबेबली क्या नसीम शाह को लाया जाएगा शाहीन की जगह पे? और इसके अलावा किस प्लेयर को कहाँ पर खिलाना है, किसका क्या नंबर होना चाहिए? टॉस जीतने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? वेदर कंडीशंस और ग्राउंड को देखते हुए हमें अगर टॉस जीत जाते हैं
तो फिर कितना टोटल उस पर जड़ना चाहिए? क्योंकि पिछली बार ये भी बड़ी तनकीद हुई है कि जी आपने क्या सोच के उनको बैटिंग की दावत दे दी, ये तो वो चाह रहे थे। तो इस तरह का कुछ मामला ना हो, उसके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस बार? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी पाकिस्तान ने कि अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया था हमारे कप्तान का कि आप टॉस जीत गए थे और आपने बॉलिंग ले ली। आप इतनी मुश्किल टीम का अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, आप उनको चेस करवाते, उनको अंडर प्रेशर लेके आते। देन अगेन अगर आज भी अगर आप टॉस जीतते हैं या आपको अगर टॉस हारने के बाद भी बैटिंग करने का मौका मिलता तो आप बिल्कुल बैटिंग करें, अपने आप को सेफ साइड पे करें, क्योंकि जो टीम चेस कर रही होती है वो प्रेशर में होती है हमेशा। तो उनको रन्स अच्छे दें। आपको अगर किस्मत आपकी अच्छी है, मैच हो गया, क्लाउडी वेदर है, आप आराम से बैटिंग करें, अच्छे रन उनको पोस्ट करें और उनको जल्दी आउट करें, अच्छे रन रेट पे हराएं उनको। ये सिंपल और डे वन का मशवरा है पाकिस्तान टीम को कि भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने तीनों दफा अगर आप टॉस जीता, चेस जब करने आपकी में होम सफ़र करते हैं तो फिर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर जड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शमशेर नियाज़ी, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम नामीबिया के साथ भी मैच अच्छा खेलेगी, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी, कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वो सूदमंद साबित होंगी हमारी टीम के लिए और इस बार हमारी टीम कोई गलती नहीं करेगी और सुपर सेमीफाइनल तक पहुँचेगी, फाइनल तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। जब तक टीम जमकर नहीं खेलेगी तब तक इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को। बिल्कुल, और गलतियां ज़रूर कीजिए लेकिन वो गलतियां कम अज़ कम ना कीजिए और बार बार ना कीजिए जो आप माजी में करते आ रहे हैं, मुसलसल करते हैं। और शादाब साहब को ये सोचना चाहिए कि फ़ाइनल तक आप ज़रूर पहुँचिए, हमारी दुआएं भी हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो सबक है और मिसाल है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, चाहे उनकी बैड लक हो, बैड पैच हो या बारिश की नज़र हो जाना हो, लेकिन अगर वो इवेंट से बाहर हो सकती है तो फिर पाकिस्तान को भी अपनी गलतियों पर नज़रसानी करनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मसनूई ज़हानत आज हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में किस तरह से असरअंदाज हो रही है या फिर किस तरह से अब हमारी तमाम जगह फिल करती चली जा रही है। इंसानों की बात कर रही हूँ, इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और एक मौजू जो कि हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है। मसनूई ज़हानत आज हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में हम देख रहे हैं कि असर डाल रही है, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता हावी होते जा रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी जहाँ इल्म और काम को तेज़ और आसान बना रही है, वहीं पे गलत मालूमात फैलाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे बचा कैसे जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बच्चे आजकल अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने की बजाय AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और जब AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन्हें अपने मुताबिक जवाब देता है। बहुत सारे ऐसे दीनी मामलात हैं जहाँ पर बच्चे AI का या हम देखें ChatGPT का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर भी ChatGPT अपने महदूद नॉलेज के मुताबिक उन्हें वो इल्म फ्राहम करती है। इस पर बात करते हैं कि क्या AI का इस्तेमाल सही है, किस हद तक होना चाहिए और असातिज़ा की जगह जब AI लेना शुरू कर दे तो फिर असातिज़ा क्या होगा। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हैदर राना AI एक्सपर्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब आप ही से जानेंगे क्योंकि पहली बात तो यही है कि बच्चे अब टीचर से ज़्यादा AI पर रिलाई करते हैं। वो ChatGPT पर अपने क्वेश्चंस, अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही क्यों बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी वो वहीं पर से हेल्प ले लेते हैं। असातिज़ा का रोल क्या रह जाएगा अगर सिर्फ़ और सिर्फ ChatGPT पर हम इन्हिसार करना शुरू कर देंगे? और जब ChatGPT नहीं था तो उससे पहले क्या था? क्या तमाम मामला तब ठीक थे? जी, हम इंसान हमेशा जो गुजरा हुआ वक्त है उसको फैंटासाइज करते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए हम स्केप्टिसिज्म का शिकार होते हैं। दिस इज़ आवर नेचर। तो मैं अक्सर सुनता हूँ कि लोग बात कर रहे हैं कि ChatGPT या जो मॉडर्न AI के टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो लोगों को एडिक्ट कर रहे हैं, हेलुसिनेशन कर रहे हैं। हेलुसिनेशन मीन्स कि जब AI को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम हेलुसिनेशन की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ChatGPT रिसेंटली फ्यू ईयर्स अगो आया है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन सीकिंग हैबिट्स हमारी क्या थी। बीइंग अ कम्युनिकेशन स्कॉलर आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और इससे पहले जो हमारा ऑनलाइन मटेरियल था या जो लोग एक्सेस करते थे वो किसी सर्च इंजन के थ्रू आप एक्सेस करते थे, आप कीवर्ड डालते थे एंड इट यूज्ड टू टेक यू समवेयर। अब ये जो सर्च इंजन की पूरी मार्केटिंग मॉडल था, पूरा उसका सेल्स मॉडल था, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। 90% जो ये अपना पैसा कमाते थे वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते थे। और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप लोग क्या करते थे कि आप जो भी सर्च करना चाहते थे, सर्च इंजन वुड टेक यू टू द रेलिवेंट कंटेंट, नॉट बेस्ड ऑन योर क्वेरी, not based on the information, but based on the advertisement that they wanted to sell you. So that's what we used to have. So जब भी हम लोग ChatGPT को criticize करें, I think we should keep this in mind कि पहले भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर मैनिपुलेशन थी, गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी। This is not new. अच्छा, इसका फिर सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ChatGPT बहुत सी नौकरियों को भी हटा रही है, अब तो ऑपरेशन भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन हो जाते हैं रोबोट्स के ज़रिए। ये
एक इतना आसानी भी है और इस जिद्दत से हमें फ़ायदा भी हो रहा है इंसानियत को। लेकिन जो इसके नेगेटिव पहलू हैं, जिस पे हम ब्रेक पे बात भी कर रहे थे, कि जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, कहीं वो हमारी नई जनरेशन की, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा असासा भी है, वो कहीं मांद ना पड़ जाए। तो सही इस्तेमाल करने के लिए फिर उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है, वो कौन एजुकेट करेगा। देखिए, हम अभी बहुत प्रिमिटिव फेज़ में हैं, आई एम सेइंग दिस अ लॉट, लेकिन अभी हम जो है ANU फेज़ में है AI के, विच इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, और द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में हम ये स्ट्रगल्स कर रहे हैं। जब हम जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे तो AI उसी लेवल पे हो जाएगी जिस लेवल पे हम हैं। दिस मीन्स कि आप AI से सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करेंगे एज अ टूल, AI एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एंटिटी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें AI हमसे शायद ज़्यादा स्मार्ट हो जाए। तो जो बात है कि टीचर्स क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली नैरो थिंकिंग। हमें ये सोचना चाहिए कि AI हमारे सर्वाइवल पे, हमारे वेरी लाइफस्टाइल पे, हमारी एग्जिस्टेंस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, एंड देयर आर सर्टेन थ्रेट्स दैट आर रिलेटेड टू दैट स्टेज। तो मैं कह रहा हूँ कि हर जॉब जो है, हर लाइफस्टाइल जो है, वो आई वुडंट यूज़ द वर्ड के ख़तरे में है, बट आई वुड डेफिनेटली यूज़ द वर्ड एक इंटरप्शन का शिकार होने वाला है, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिल्कुल, ये तो आपने सच कहा कि इंटरप्शन का शिकार होने वाला है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव किस तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं? AI या फिर आप नैरो जिस तरह से इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसको हम अपने इस्तेमाल के लिए मुस्बत तरीका उसका क्या होगा, पॉजिटिव उसमें से क्या पहलू हैं जो कि हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये लिमिट्स हैं, यहाँ तक ये पॉजिटिव आप इससे कोई इम्पैक्ट ले सकते हैं या कोई पॉजिटिविटी आपको नज़र आ सकती है। इससे आगे जब आप ये बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपके लिए वो ख़तरा बन जाएगा, या फिर वो आपको एक किसी ऐसी चीज़ की तरफ ले जाएगा या ऐसी दलदल की तरफ ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। हम जितना सोशल मीडिया से, जितना हम इंटरनेट से, या जितना हम जिद्दत से रोशनास होते चले जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे खदशात की लपेट में भी आ रहे हैं। बहुत सारे साइबर क्राइम के हमले होते हैं, बहुत सारी दीगर चीज़ें होती हैं। तो वो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी थोड़ा बताइएगा कि मुस्बत पहलू इसके अंदर क्या है जो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके स्केप्टिक्स होते हैं। जब कैलकुलेटर्स आए तो आई हैव सीन द पिक्चर्स, बीइंग अ मीडिया हिस्ट्री स्टूडेंट एज वेल, कि देयर वर मैथ टीचर्स प्रोटेस्टिंग इन द स्ट्रीट कि ये जो कैलकुलेटर है इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सेम थिंग हैपेंड टू द प्रिंटेड बुक्स, सेम थिंग हैपेंड टू द रेडियो, सेम थिंग हैपेंड टू एवरी टेक्नोलॉजी जो आ रही है। तो ऑन द पॉजिटिव साइड अगर हम देखें कि थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स है ऑटोमेशन की और एक फोर्स है इनोवेशन की। ऑटोमेशन टेक्स अवे योर जॉब्स, ऑटोमेशन नया सिस्टम लाती है, पुराने सिस्टम को ख़त्म करती है। इनोवेशन क्रिएट्स न्यू जॉब्स, जैसे ये इंटरनेट है, .com है। अब देखिए, अब ऐसे न्यू करियर्स आ रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते। एंड आई थिंक वी एज एन ओल्ड जनरेशन, आई एम एन ओल्ड जनरेशन बीइंग अ मिलेनियल, we shouldn't worry too much about our kids because we don't even know उनके challenges क्या है। So on the positive side, so far humanity हमेशा innovation के through new opportunity create करती है। और when you look at the numbers कि how many trillion of dollars AI is supposed to create, that will be created through new jobs, through new professions. So I think कि we shouldn't worry too much. I think with the innovation which is going fast, हमारे जो बच्चे हैं वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। बट येस, आई एग्री विद यू, इट इज़ अबाउट द स्क्रीन टाइम, interacting with any electronic device. It can be gaming, it can be AI. It is your job as a parent to make sure कि जो आपका बच्चा है वो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा किसी भी स्क्रीन के आगे ना हो, मे इट बी AI और anything। बिल्कुल सही, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी की इनोवेशन से, उसमें जिद्दत से परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा शोबा है इसमें जिससे हम कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में परेशान होना चाहिए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो AI वीडियोस क्रिएट हो रही हैं, किसी को भी कहीं पे एडजस्ट करके, अब तो बल्कि इवन हॉलीवुड के लिए एक थ्रेट बन चुका है। मैं कल देख रहा था कि सी डांस और इस तरह का एक वो सी बाइट्स नाम से कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी करैक्टर को इसी तरह से, जिस तरह हॉलीवुड में $billion या $million की इन्वेस्टमेंट से जो मूवी बनती है, वो सॉफ्टवेयर चुटकियों में बना देता है। और उसी का इस्तेमाल करते हुए जो शरपसंद अनासर हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो हैकर्स हैं, वो लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक कर रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है। तो इस पहलू को किस तरह से एड्रेस किया जाए, कोई तरीका AI से इसको काउंटर करने का मुमकिन है? येस, एब्सोल्युटली। देखिए, ये एक यूनिवर्सल या एटलीस्ट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल चैलेंजेस, जिस तरह किसी किस्म का भी क्राइम, मिसयूज़ जो पहले होता था, दिस इज द सेम थिंग। सो वी हैव अ होल, लेट्स से अ होल डिपार्टमेंट, अ होल क्या कहना चाहिए, स्कॉलरली
बेसिकली परसूट जिसको हम AI गवर्नेंस कहते हैं, इंडस्ट्री में भी ये आ रहा है। उसका सारा काम ये है कि आप AI को आपने कैसे गवर्नेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है। आई माई सेल्फ एट द कंपनी दैट आई वर्क, वी हैव अ होल पैकेज जो हम अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं, और उसका काम ये है कि वी कॉल इट AI कंट्रोल टावर। इट्स अ प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड AI कंट्रोल टावर, विच मीन्स कि अगर आप एक एज एन इंडिविजुअल तो थ्रेट है, लेकिन इमेजिन अगर आप एक बैंक है या अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो थ्रेट लेवल कितना हाई है। तो ये कंट्रोल दिस इज काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिस पे आप बैठ के देख सकते हैं, एक डैशबोर्ड आपके सामने, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से AI टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑन द यूनिवर्सल लेवल, ग्लोबल लेवल एंड ऑल्सो नेशनल लेवल, वी हैव टू हैव अ बॉडी जिसका काम ये हो कि वो AI एथिक्स पे काम करे, AI गवर्नेंस पे काम करे, और एक टास्क फोर्स होनी चाहिए इंसानों की, यूनिवर्सल और नेशनल एज वेल, जो बेसिकली इन थ्रेट्स के ऊपर काम करे। और उसके अलावा जो आप बात करें कि इंडिविजुअली हम इसको कैसे फिल्टर करेंगे, मीडिया लिटरेसी हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज। बीइंग अ मीडिया स्कॉलर, टीचर, आई हैव सीन इट थ्रू आउट माई करियर कि जो मीडिया लिटरेसी है दैट वाज ऑलवेज अ चैलेंज। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को आपने एजुकेट करना है। सो दिस इज़ आवर जॉब, ये आपकी जॉब है, मेरी जॉब है कि हम लोगों को जो है इसके लिए एम्पावर करें। और सेकेंडली गवर्नमेंटल लेवल पे फॉर्मली भी हमें इस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इसको कन्फाइन नहीं करेंगे तो इट्स वुड बी अ ह्यूज डिजास्टर। पॉलिसीज इस पर मरतब होने की जरूरत है। बहुत हो रही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल राना, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि उन तमाम पहलू पर सके जो कि इस वक्त हम तमाम पेरेंट्स के बल्कि बहुत सारे बच्चों के जहनों में भी सवाल है कि आखिर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह चीज़ है। किसी भी दौर में टेक्नोलॉजी से लैस होना आपके लिए खुशाइंद है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मौके पैदा करते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए और हुकूमती सतह पर इसके ऊपर पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी गलत राह पर ना चल पड़े या शिकार ना हो जाए, बल्कि पॉजिटिव इसके पहलुओं पर हम काम कर सके। यहाँ पर एक ब्रेक करते हैं, इस पे काम होगा। ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के माया नाज स्नूकर खिलाड़ी और 3 मरतबा के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर अपनी बढ़तरी साबित करते हुए नेशनल बैंक गोल्डन जुबली कॉमन स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस 50वें नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के सनसनीखेज फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने पंजाब के तजुर्बाकार खिलाड़ी राना इरफान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी है। वाओ, अरे वाह, पाकिस्तानी के दोनों खिलाड़ी थे लेकिन एक ने जीतना था और आसिफ ने अपनी बर्तरी साबित की है। 11 फ्रेम पर मुश्तमिल ये फाइनल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प रहा और देखने वालों के लिए आसाब शिकन मुकाबला था ये, जहां राना इरफान की जानिब से चैंपियनशिप के सबसे बड़े सेंचुरी ब्रेक के बावजूद मोहम्मद आसिफ ने आसाब पर काबू रखते हुए शानदार फतह हासिल की है। और इस मैच के इस फाइनल के कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कामयाबी के साथ मोहम्मद आसिफ ने न सिर्फ 5वीं बार कौमी टाइटल अपने नाम किया है बल्कि 8 सेंचुरी ब्रेक करके खेलकर अपनी आला फॉर्म और मुस्तकिल मिजाजी का भी भरपूर मुजाहरा किया है। तो इशाल, ये एक आध बार तो तुक्का लग सकता है, बार बार अगर आप जीत रहे हैं, आलमी चैंपियन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो खास है आपने। और यही खास चीज़ इनके अंदर नज़र आई हमें जो कि इन्हें सबसे मुनफरिद बनाती है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ स्नूकर चैंपियन रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। मोहम्मद आसिफ, 5वीं बार नेशनल चैंपियन बनने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह जुनैद कह रही है, तुक्का तो नहीं हो सकता, 5वीं बार आपने स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, तो इस हवाले से कैसी खुशी का भी इज़हार और फीलिंग्स कैसी हैं आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सलाम जी, 5वीं बार नेशनल चैम्पियनशिप जीतने पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। और ये यूसुफ भाई के बाद मैं सेकंड प्लेयर हूँ जो 5वीं बार नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस जीत का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह इसी तरह जारी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बताइए कि राना इरफान ने फाइनल में 2 सेंचुरी ब्रेक लगाए और इस दबाव में खेलना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? राना इरफान ने 2 सेंचुरी ब्रेक खेली, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन पे था। मैं 5-1 लीड कर रहा था और उस पर उसने 141 का ब्रेक खेला। तो फिर भी थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अच्छा यानी कि वो फ्रेम खेला, नेक्स्ट फ्रेम, और मैंने वो टाइटल अपने नाम किया 6-2। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि इस चैंपियनशिप में 8 सेंचुरी ब्रेक तो आपने भी खेले हैं, इस कारकर्दगी का राज क्या है, क्या ट्रिक यूज़ करते हैं आप? चैम्पियनशिप में 8 सेंचुरी ब्रेक खेले और इस चैम्पियनशिप में इस परफॉर्मेंस का राज ये है कि प्रैक्टिस कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में हूँ,
और इंसान कोशिश करता है, और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छा खेलूं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम जो है वो विन करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 147 भी मैं अटेम्प्ट किया मैंने, और जो 134 पे मेरा पिंक मिस हो गया, वरना वो 147 भी लग जाता। इसमें लास्ट नेशनल चैम्पियनशिप में मैं 147 भी खेला था, और इस बार भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 147 भी खेलूं वहाँ पे, लेकिन वो ब्रेक तो नहीं लग सका, लेकिन 8 सेंचुरियाँ और परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आसिफ, और आप 3 मरतबा के आलमी चैम्पियन भी हैं, तो क्या कौमी सतह पर मिलने वाला जो सलूक है वो आपको मुतमईन करता है? क्योंकि हम तक जो खबर पहुंची है, आपने कुछ शिकवे शिकायत भी किए हैं हुकूमती रवैये से, वजारत खेल के रवैये से। मैं 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, और जो गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमती सरपरस्ती में जो जैसा रिवॉर्ड और जैसे मामलात होने चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है अपना खेलना और अपने मुल्क के लिए खेलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी पूरी जितनी भी कोशिश होती है उसमें यही होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। तो हम यही कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाब करता है। ज़रूर दिल में चीज़ें आती ज़रूर हैं, लेकिन इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि आगे निकल के हमें अपनी गेम पे फोकस करना चाहिए, और हम हमेशा इसी चीज़ पे काम करते हैं। बिल्कुल, और वज़ारत खेल की सपोर्ट आपके साथ चाहिए, आपको इनकरेज किया जाना चाहिए, आपको एक थपकी ज़रूर मिलनी चाहिए इस कामयाबी पर। और अगर हम दूसरे नौजवान जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, जो स्नूकर खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? वो किस तरह से, कहाँ से आगाज़ करें? नौजवान खिलाड़ियों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, मुश्किलें हर मैदान में आती हैं, हर जगह पे आती हैं। कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है, और कोशिश करनी है कि अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उसको बढ़ चढ़ के उस पर काम करना है, और अपनी गेम पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है, ताकि उसका आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। तो हर चीज़ से बढ़ के इंसान को अपनी काबिलियत पे यकीन होना चाहिए कि मैं बिल्कुल, इंसान को अपनी काबिलियत पे यकीन होना चाहिए। तो हम तो ये भी कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम को भी आपके इस मशवरे पे अमल करना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अप टू द मार्क नहीं है। लास्टली, फ्यूचर प्लान्स क्या है आसिफ, और बैनुल अक़वामी इवेंट्स कौन से हैं जिसको आप टारगेट करना चाहेंगे आप? जितने भी इवेंट हैं वो इंशाल्लाह खेलेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनमें भी पाकिस्तान का इसी तरह नाम रोशन कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनमें बहुत काबिलियत है। हमारे गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो तो हमारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जीत का सिलसिला, फतुहात का सिलसिला जो है वो इसको इसी तरह जारी व सारी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती पूरे तरीके से प्लेयर्स के साथ होगी, और प्लेयर जो है उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे करना चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जितने भी इवेंट होंगे उसमें हम अच्छे से अच्छा टाइम बहुत अच्छा हो। हमारी भी बहुत सारी दुआएं और आपके लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियां देता रहे, और जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हैं आप उनमें पाकिस्तान का नाम, अपना नाम रोशन करते रहें। अब रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, अमेरिका में भी एक और रिकॉर्ड बना है, और वैसे ये ऊट पटांग जो रिकॉर्ड्स हैं मुसलसल बन रहे हैं बाहर से रिकॉर्ड में, ममालिक की उनके पास दाल रोटी के मसले नहीं है ना कि किस तरह से आपने रोजगार कमाना है, लोड शेडिंग हो रही है, ये मसले हमारे हैं। तो वो इस तरह के फालतू टाइम में बैठे हुए बहुत से रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो अभी की रियासत तो वो ये करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले रिचर्ड डी फ्रीज हैं, और 1 घंटे में उन्होंने 250 कागजी जहाज, बचपन में याद है आपको हम भी बनाते थे, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। मेरे बच्चे तो अभी भी बनाते हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाना ये बड़ी बात है। रिचर्ड डी फ्रीज ने 2 साल कबल इस मुनफरद रिकॉर्ड को दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी, और उनके मुताबिक उन्हें दिसंबर 2025 में बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने फिर बाकायदा तैयारी की है। और इस हफ्ते रिचर्ड डी फ्रीज ने मुकर्ररा 1 घंटे के दौरान 250 यानी 250 कागजी जहाज बनाकर ये आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और वो जहाज जो आप भी कभी बचपन में बना के उड़ाया करते थे, ये आपको नहीं लगता कि 1 घंटे में 250 जहाज को बहुत बड़ी बात नहीं है? हाँ, बहुत बड़ी बात। मुझे कहेंगे मैं शायद 300 बना। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जुनैद इनका। हम भी दरख्वास्त दें, कम से कम ये इतने गश्त तो हमारे अंदर है। ये देखें ना
कौन सा इसने असली जहाज बना दिया? अच्छा जी, मैं टीम से कहूंगी जुनेद साहब का नाम भी दीजिए, क्योंकि जुनेद साहब 250 क्या 300 एक घंटे के अंदर जहाज बना चले सकते 300 ना भी बने, इसको ये इस रिकॉर्ड होल्डर को तो टफ टाइम में दे। चलें जी, इंशाल्लाह। बाकी जी रिकॉर्ड था इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। एक और भी रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर करेंगे। सीरियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शिकन डेविड रिशन, जिन्होंने अपनी ठोड़ी पर यानी कि यहाँ चिन पर तकरीबन 19 मिनट 11 सेकंड तक सीढ़ी का तवाज़ुन कायम रखा है उन्होंने। और बैक वक्त सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले डेविड रिशन, जिनका ताल्लुक अमेरिकी रियासत आइडाहो से है, और ये इससे कभी भी 5 मिनट तकरीबन 31 सेकंड 2016 में सीढ़ी का तवाज़ुन जो अपनी चिन के ऊपर अपनी ठोड़ी के ऊपर रखने का 10वां रिकॉर्ड बना चुके थे। तो ये कैसा रिकॉर्ड है, ये भी बना पाएंगे? बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है। थोड़ी सी आप डिसबैलेंस हो जाएं तो सीढ़ी आपके ऊपर आगे गिर जाएगी और आपके ऊपर आपके चेहरे को इससे चोट पहुंच सकती है। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है 2018 में 11 मिनट तक सीढ़ी का तवाज़ुन कायम करके दोबारा हासिल किया, और इसके बाद एक शख्स ने 18 मिनट करीब सीढ़ी ठोड़ी पर उठाया और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ये मुनफरिद अजीबोगरीब, किस तरह से आप ठोड़ी के ऊपर सीढ़ी को रख सकते हैं? यही तो कमाल है, इसीलिए तो इसको सीढ़ी छोटी सी कोई चींटी नहीं है, आपको एक प्रॉपर एक चीज़ है, और आपकी ठोड़ी भी तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। प्रॉपर एक ठोड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सीढ़ी को बैलेंस कर सकते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है, इसको तो आप मानेंगे कि ये वाकई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली मुश्किल काम है, और इसको सर अंजाम दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, और इस तरह के अजीबोगरीब मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाने का सिलसिला जारी है। और जो हमें लगता है कि दिलचस्प है, थोड़ा डिफरेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, डेविड रिश के पास ये भी रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं या रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो वो तो शायद ढूंढ कर इस तरह के काम वो निकालते रहते हैं। आप मूवीज में देखते हैं सीरियल किलर होते हैं, ये सीरियल रिकॉर्ड होल्डर हैं, और एक के बाद एक रिकॉर्ड। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे रिकॉर्ड होल्डर हैं जो कि मुसलसल एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो कोनी के साथ अखरोट तोड़ना, अंडे हाथ में पकड़ के मुक्के के साथ अखरोट तोड़ना, इस तरह के हमारे पास भी रिकॉर्ड होल्डर्स मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जी एक ब्रेक शामिल करेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि रमज़ान के अंदर आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से रमज़ान की बरकतें भी समेटी जा सके, रूहानी पाकीज़गी भी हासिल की जा सके, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, और मौसम किस तरह का रहेगा ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कुछ महंगाई की। वैसे तो रमज़ान की आमद है, और हम हर साल इस पर बात करते हैं कि रमज़ान की आमद के साथ ही सेल्स लग जाती हैं, ऑफर्स लग जाती हैं, प्रमोशंस लग जाती हैं मगरबी ममालिक में मुसलमानों का एहसास करते हुए। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हर चीज़ ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है, और हुकूमत की तरफ से रमज़ान पैकेज अरबों रुपए का अनाउंस कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से काम को पकड़ते हुए अब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिससे हर चीज़ फिर से महंगी हो जाएगी। तो शायद समझ में आ रही है ये मंतक होने का। बिल्कुल, और अगर एक तरफ से आप कीमतें कम करते हैं, दूसरी तरफ से आप कीमतें बढ़ा देते हैं, तो तमाम अशिया फिर से महंगी हो जाती हैं, आवाम को उन्हीं दामों पर फिर से दस्तयाब होती है। तो इन रमज़ान बाज़ार का लगाने का मकसद आखिर क्या है? जब आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ा देने हैं, या ट्रांसपोर्टर्स जब अपने किराए बढ़ाएंगे, कीमतें पेट्रोल की बढ़ेंगी, तो उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली तमाम चीज़ें महंगी मिलेंगी। हमारे साथ साकिब सैयद मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, सलाउद्दीन कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे, आमिर आरा लाहौर से, और आसिफ बलोच मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे। तमाम शहरों की हम सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ पर। और सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस में मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर सख्त रद्दअमल देते हुए मुल्क भर में माल जो बरदारी के किरायों में 3% इजाफे का ऐलान कर दिया है। अब ट्रांसपोर्टर्स का यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अखराजात में भी बराह रास्त इजाफा होता है, जिसके बायस किरायों में भी इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। जब किराए बढ़ते हैं तो फिर तमाम सब्जी, फ्रूट और रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो दूसरे शहरों से लाई जाती हैं, उनमें भी इजाफा कर दिया जाता है। तो साकिब सैयद से सबसे पहले हम जान लेते हैं। जी, साकिब से जानते हैं। साकिब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रांसपोर्टर्स के, और सब्ज़ी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आप मौजूद भी हैं, लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं इससे? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से पिछले रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 5 रुपये में इजाफा किया है। इसके अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल 7 रुपये 32 पैसे में इजाफा हुआ है, जिसके बाद चूँकि आम आवाम के साथ साथ जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 3% तक इजाफा किया गया है। चूँकि इस वक्त पे हम एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, और बाकायदा तौर पर वहाँ से जो सब्ज़ी होती
होती है, बाकी माल जो होता है वो यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम आके यहाँ के शहरियों से बात की, यहाँ के मालिकान से बात की, यहाँ तक इनके ड्राइवर से बात की, तमाम तर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। उनका कहना है कि इन किरायों में इजाफे के बाद जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट के अखराजात में नुमाया इजाफा होता है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। क्या कहते हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, डीजल में, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ जो है डीजल पे चलती हैं, 7 रुपये 32 पैसे का इजाफा हुआ है, तो क्या मुश्किलात है? जी सर, पहले यकम पे 5 रुपये बढ़ा है, अब 7 रुपये फिर बढ़ गया है। यकीन माने इतने मुश्किल हालात हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। गाड़ियों वाले परेशान हैं, किस्तें नहीं दे रहे गाड़ियों वाले, और आवाम भी परेशान है क्योंकि डीज़ल बढ़ता है तो फिर किराया भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। ठीक है जी, तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से, क्योंकि आपका कारोबार तो जब डीजल बढ़ता है ऑटोमेटिकली आपका कारोबार में असर पड़ता है, तो क्या कहेंगे? सर हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करें, कोई डीज़ल का रेट नीचे लेके आएँ। हम सारे गाड़ियों वाले जितने भाई खड़े हैं सारे बहुत परेशान हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लोग यहाँ पे मौजूद है और तमाम तर लोग हमें देख के यहाँ पे साकिब आए सैयद, हैं और काफी इस्लामाबाद परेशान में लोग नजर आ आने, रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स क्या कहना है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। इसी तरह से रमज़ान मुबारक से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है कराची के शहरियों पर भी असर डाल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये मसला हम मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ पर आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है और एक तरफ आवाम को रिलीफ के दावे किए जाते हैं, लेकिन साथ ही पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है और फिर उससे अल्टीमेटली महंगाई का सामना आवाम को करना बिल्कुल ऐसे ही होता है। और खजूर की कीमत ही आप सिर्फ देख लें अगर, तो वो भी डबल प्राइस पर आपको रमज़ान मुबारक के अंदर मिलती है। चिकन की कीमतें बढ़ जाती हैं, सब्जी और तमाम ज़रूरी अशिया जो है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। सलाहुद्दीन है कराची में, हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आप बताइएगा कराची के शहरी क्या कहते हैं? जो कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ी हैं उसी से शाय खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, या इससे पहले भी महंगाई मौजूद थी? हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से उनका बजट काफ़ी मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब जो है वो रमज़ान की भी आमद है, इसकी वजह से जो है वो महंगाई में भी इजाफा होगा। तो रमज़ान से कबल हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए था, ना कि वो पेट्रोल को महंगा कर दी। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। थैलियाँ तो वही हैं और पेट्रोल जो है बढ़ता ही जा रहा है। गरीब लोग डलवाते रहेंगे क्योंकि काम तो करना है उनको, और इसके अलावा तो गरीबों के पास कोई हल नहीं है। गरीब तो बेचारा दिहाड़ी पे नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो पेट्रोल तो डलवाना है उसे हर कीमत में, मजबूरी है उसकी। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब क्या करें? बंदे को एक शख्स जो महीने के 1000 रुपये कमा रहा है, अगर वो पेट्रोल की वजह से घर में बैठ आएगा तो खाएगा कैसे? 2 लोगों को खिलाएगा कैसे? कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, आपका बजट कितना मुतासिर हो रहा है? महंगाई कितनी उससे इजाफा हो सकता है? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, बजट तो इतना होता ही नहीं है जितना इन्होंने पेट्रोल महंगा किया हुआ है। आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने में, इफ्तारी में फ्रूट महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ के ऊपर महंगाई हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करना चाहिए ताकि आवाम आराम से अपना फ्रूट वगैरह ले सके, सस्ता हो। ठीक है, शुक्रिया सलाहुद्दीन, की आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची की सूरत हाल भी यही है, वही नाला नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सैलरीज तो वही हैं लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये उनका जायज़ रोना और जायज़ दुहाइयाँ भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से दीगर शहरों में भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। रुख कर लेते हैं मुल्तान का, और यहाँ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने गरीबों पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। यानी कि एक तो वो आवाम को लूट रहे हैं, उनकी अपनी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, आवाम की जेबों से ही किराए वसूल किए जा रहे हैं, और दूसरा वो हुकूमत को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। क्या कहना है मुल्तान के शहरियों का, ट्रांसपोर्टर्स का? मुल्तान से आसिफ बलोच मौजूद हैं। आसिफ बलोच, दोनों की शिकायत क्या हैं बताइएगा, शायद सुन पाएँ हमारे हुक्मरान। जी, पेट्रोलियम
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो महंगी हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने किराए बढ़ा लेते हैं मजबूरन। जिस तरह अब जो मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी अपने जो किराए हैं उसमें 3% जो है इजाफे का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 3% भी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इस इजाफे का ऐलान करते हुए उनका कहना है कि पहले हुकूमत से मुतालबात किए गए थे, मुज़ाकरात भी किए गए थे, कुछ मुतालबात उनके माने भी गए थे, जिसकी वजह से जो उन्होंने हड़ताल की थी वो हड़ताल उन्होंने ख़त्म की, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो जो है बढ़ गई हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने जो किराए हैं वो भी बढ़ा दिए। हमारे से एक यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर बताइएगा, 3% किराए बढ़ाने का जो है ऐलान किया गया है आपकी एसोसिएशन की तरफ से, क्या कहेंगे, क्यों ये इतनी जो है किराए बढ़ाने की आपको नौबत पेश आई है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नौबत इसलिए पेश आई है कि आपको पता है कि जैसे रोज़ ब रोज़ पहले तो हम चालानों से तंग थे और अब पेट्रोलियम मसनूआत से तंग है। किराए हमारे कम थे, अब क्या करें, गुजारा नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि मज़दूर भी नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं मज़दूरियाँ। हालात बहुत बुरे हो गए हैं ट्रांसपोर्टरों के। किराए तो मजबूरी है, हमने 3% बढ़ाए हैं, लेकिन 30% बढ़ने चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए अपनी पॉलिसी सही कर बनाए, हमें कोई रिलीफ दे। कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत की तरफ से। हम दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। जैसे आप देखेंगे मंडी खाली पड़ी है, माल नहीं है अड्डों पर। ये सिर्फ मजबूरी का कहना है, लेकिन हुकूमत कहाँ इस बात पर कान धरेगी या नहीं, क्योंकि महंगाई अगर इसी तरह से होती चली गई, पेट्रोलियम मसनूआत को वापस ना लिया गया तो फिर वही होगा जो कि इस वक्त बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 30% किराया बढ़ाया जाएगा, तमाम अशियाए ज़रूरियाँ महंगी हो जाएंगी। हम रुख कर लेते हैं लाहौर के शहरी किस तरह से दुहाई दे रहे हैं, ये आमिर राना हमें बताएंगे। एक तरफ महंगाई ने आवाम का जीना माहौल कर दिया है और दूसरी तरफ बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने मुतवसत तबके की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। लाहौर का शहरी क्या कहता है और क्या मुतालबात हैं उनके, आमिर राना बता रहे हैं। आमिर बताइएगा, क्या कहना है लाहौर के शहरियों का महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल, एक तरफ तो जो शहरी हैं वो परेशान हैं महंगाई की वजह से, क्योंकि 2 वक्त का जो खाना है इस मुतवस्सित से जो तबका है उसके लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। जहाँ पर वो आटा, चीनी, दालें जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो हालिया बढ़ने की वजह से जो ड्राइवर तबका है, ख़ास तौर पर पिकअप, रक्षा और जो रक्षे वाले लोग हैं जो कि मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि किराया बढ़ा है क्योंकि जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, जो लेकिन सवारी जो है वो नहीं देती, लेकिन उसकी वजह से वो सारा दिन यहाँ पर खाली खड़े हैं, सवारियाँ उन्हें नहीं मिल रही। और जो रेट बढ़ाते हैं तो जो लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ जाने की बजाय हम किसी और के साथ चले जाते हैं। इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, चलाते क्या हैं, काम क्या करते हैं? सर हम तो लोडर रिक्शा चलाते हैं। लोडर रिक्शा बहुत ज़्यादा परेशानी बनी है। पेट्रोल की कीमत आपको पता है बढ़ गई, कीमत बढ़ गई ने, इन्नी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਬਾਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੈ? ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ 500? ਜੀ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ 500 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 500 ਚੋਂ ਤੇ 350 ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ये एक नहीं, ये हर शहरी का यही गिला शिकवा है। किससे गिला शिकवा करते हैं? हुकूमत से करते हैं। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। आमिर राना आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ही तमाम पाकिस्तानी शहरी इस वक्त परेशान हैं और दुहाइयाँ दे रहे हैं, हुकूमत इस पर नज़रसानी करे और जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लिया जाए। रमज़ान के अंदर स्पेशली ये बरकतें समेटने का महीना है, दूसरों के ख्याल करने का महीना है, तो इसके अंदर हुकूमत को चाहिए कि एक तो जो सस्ती अशिया हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए। हम देखते हैं रमज़ान बाज़ार के अंदर भी चोर बाज़ारी लगी हुई होती है, जो अशिया वहाँ पर दस्तियाब होती हैं वो इतनी गंदी और
और इस तरह की क्वालिटी की मौजूद होती हैं कि इंसान उसको खा भी नहीं सकता। तो खुदारा हमारी हुकूमती हलकों से यही गुजारिश है कि अगर आप इस वक्त कीमतें कम नहीं करेंगे तो ये तमाम लोग या तो भूख से मर जाएंगे या फिर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो और जाएंगे। ये जो तरीका वारदात है अब आवाम इसको समझ चुकी है। आप एक तरफ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करते हैं रमज़ान के लिए, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं और उससे एक तो लेवल तो हो जाता है लेकिन आवाम की कमर टूट जाती है। हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, साकिब सैयद, सलाउद्दीन, आमिर राना, आसिफ बलोच, आप सभी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट का मकसद ये है कि आला हुकाम तक ऐवान ये मैसेज पहुँच सके और कुछ नज़रसानी की जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान का। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, मौसम की भी बात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन, और अभी हम बात करेंगे इंडस हॉस्पिटल की। वेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान में गरीब और नादार मरीजों के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट आलमी मयार का फलाही सेहत का मरकज़ है जहाँ पर इलाज मुकम्मल तौर पर आपको मुफ्त फ्राहम किया जाता है। ना पर्ची फीस है, ना रिवायती कीमत, ना टेस्ट के अखराजात, ना ही फिर आपको मेडिसिन के अखराजात। और ये किसी एक मरीज़ के लिए नहीं है, जो भी मरीज़ वहाँ पर जाते हैं उन तमाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम सहूलियात वहाँ पर। और हम लोग खुद बड़े हैरत में मुब्तला हैं ये जान कर के यहाँ पर हर चीज़ आपको फ्री दस्तयाब है। बिल्कुल, और पेपरलेस सिस्टम यहाँ पर राइज है नाज़रीन, ताकि शफाफ, तेज़ और बाइज़्ज़त इलाज को मुमकिन बनाया जा सके, जो कि वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में 6-6 महीने के बाद बारी आती है। लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, खर्चे करते हैं और उनके लिए बेशुमार मसाइल के अंबार होते हैं। तो इस तरह के जो इदारे हैं, इस तरह के जो अस्पताल हैं, जो लोग इसको रन कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, यकीनी तौर पे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। 2007 में कराची से इसका आगाज़ हुआ था और ये सफ़र आज मुल्क भर में फैल चुका है। कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, ये सभी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक आज़म साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस अस्पताल नॉर्थ के। तारिक साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद, ये जो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इंसान की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो तमाम टीम, वो तमाम डॉक्टर्स, वो तमाम स्टाफ जो कि कार फरमाए। कहाँ कहाँ पे कितने कैंपसेस हैं, कितने साल से काम कर रहा है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो ये एक खुशखबरी, एक ब्लेसिंग है। जी, जिस तरह आपने अभी बताया कि जी इसका आगाज़ 2007 में कराची से हुआ था। एक 150 बेड का हॉस्पिटल वहाँ से शुरू हुआ और जो इसके बानी कह लें उन्हें, जिन्होंने आगाज़ किया था डॉक्टर अब्दुल बारी खान। अच्छा, ये उनका ख्वाब था और उन्होंने कहा कि जी मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं गरीब आदमी के लिए आगा खान हॉस्पिटल बनाऊंगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक आलमी मायार का इलाज की सहूलियात हम प्रोवाइड करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोगों ने कहा कि पागल आदमी है और लोअर मिडिल क्लास का बंदा, कोई यानी डॉक्टर बारी हैं जो वो कोई ना स्टार हैं, ना कोई फैन फॉलोइंग है, ना कोई उन्हें जानता था। तो लेकिन बहरहाल वो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है और मेरी नीयत साफ़ है और मैं ये करना चाहता हूँ, और उनके साथ कुछ और दोस्त भी मिले। तो उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे और अल्लाह ताला ये इसमें बरकत डालेंगे और ये करेंगे, होगा ये। तो वो जो लोग कहते थे कि जी ये ना बन सकता है, ना चल सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है, आज 18 साल हो गए हैं। और वो जो एक हॉस्पिटल था कराची में, अब पूरे पाकिस्तान में हमारे 13 हॉस्पिटल माशाल्लाह। उसके अलावा 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें हम प्रोस्थेटिक्स यानी मसनूई आज़ा लगाते हैं। अच्छा, 4 हमारे ब्लड बैंक्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। पूरे सार्क रीजन में सिर्फ हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनकी एक्रेडिशन है AABB के साथ, विच इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स। पूरे सार्क मुल्कों में किसी को ये एक्रेडिशन नहीं मिली है। यानी इस कदर वो मयार का जो खून है, जो ब्लड है और उसकी जो आगे से प्रोडक्ट्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। और जो सबसे बढ़ के है, मैं जो सबसे बढ़ के ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमारे 110 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान। 110 वो इसके अलावा इन 13 हॉस्पिटल्स के अलावा जी, और प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो वो इतने उन इलाकों में हैं जहाँ पे रसाई है जो आम तौर पे बड़ी मुश्किल होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली। और हमने तो राजनपुर में कश्ती में एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। वाह, यानी वो एक जच्चा बच्चा सेंटर है जहाँ पे बाकायदा डिलीवरीज होती हैं। सैलाबी सूरत हाल में या पूरा साल? हाँ, पूरा साल जी। और वहाँ वो इलाका है जहाँ पे के पुलिस नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे है। और कच्चे का इलाका जो बड़ा समझा जाता है, लेकिन हम जाते हैं और लोग, और पहली दफ़ा वहाँ पे शायद उससे कच्चे के डाकू भी मुस्तफीद होते हैं। देखें वो, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वो पहली दफ़ा वहाँ पे लोगों ने किसी को सफ़ेद कोट पहने हुए देखा। और जो काम आप कर रहे हैं यकीनन ये बहुत ही अहसन इकदाम है, और इस तरह का हुकूमतों को करने के काम है, हुकूमतों के करने के ये इकदाम हैं जो कि आप कर रहे हैं। इंडिविजुअली जो एक बंदे ने बेड़ा उठाया और आज पूरी दुनिया उस पर शामिल हो और चुकी है। आप एक तो इसका हम जानना चाहेंगे कि सोर्स क्या है, एड्स कहाँ से आती है और किस तरह से ये चलाए जा रहे हैं। सब ये पाकिस्तान के अवाम चलाते हैं। ये सारे का सारा जो है डोनर जो इस साल का हमारा जो बजट है वो 61 अरब रुपए है। वाह, 61 बिलियन। अरे वाह। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो सब लोग हैं, और वो डायस्पोरा जो पाकिस्तान से बाहर भी रहता है, वहाँ पे भी हम फंड करते हैं, और ये सब वो चलाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला इदारे हैं कुछ जो इंडस अस्पताल लाहौर का है, QF है, NST है, SMP है, ये कौन से डिपार्टमेंट से और किस तरह से ये फॉल करते हैं? सेंटर्स ये वो लोग हैं या ये वो इदारे हैं जिन्होंने इसको बनाने में मदद की और पैसे दिए। ठीक है। QF जैसे करशी फाउंडेशन है, ओके, NST है, नेमत सलीम ट्रस्ट है, और SMP है जो वो SM परवेज हैं वो दिन। ओके। इन्होंने मेजर शुरू में, ये डोनर्स हैं सर? ये डोनर्स हैं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट इस वक्त ये अगर आप बिल्डिंग देखें हमारी आके जुबली टाउन में जो इंडस हॉस्पिटल है, तो ये 600 बेड का हॉस्पिटल है, और 600 बेड मुकम्मल तौर पे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं फिनिशिंग के साथ। इस वक्त 200 बेड जो हैं वो ऑपरेशनलाइज्ड हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको नई जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी ओपन कर रहे हैं, और जो इसकी एक्सपेंशन है वो हो रही है। रफली कोई 10 बेड हर महीने ऐड हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल तक हम ये मुकम्मल 600 बेड्स हैं जो वो ऑपरेशनलाइज। अच्छा जुनैद, जिस तरह से ब्रेक में आपसे जानना चाह रहे थे, वो पूछ रहे थे कि किस तरह से केटर करते हैं, कितने पेशेंट्स को केटर किया जाता है एक दिन के इस वक्त जो है, यानी जो 200 बेड्स के साथ और जो स्पेशलिटीज़ इस वक्त हमारी काम कर रही हैं, उसमें तकरीबन 2000 लोग रोज़ाना के इस वक्त केटर हो रहे हैं। ये 2021 में इसने काम शुरू किया था, और इस वक्त तक 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं लाहौर कैंपस से। तो तारिक साहब, आप बता रहे थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। कराची का जो हॉस्पिटल है उसमें तो लगभग 1300 से ज़्यादा जी हाँ जो मौजूद हैं, और ये सिर्फ नज़ला जुकाम खांसी का यहाँ पे इलाज नहीं कहते हैं। किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट है, ओपन हार्ट सर्जरी, जी बिल्कुल, किन किन चीज़ों का इलाज होता है, और फिर वो लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए कार्डियोलॉजी का हमारी, इवन हम जो हमारा मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल है, अच्छा, उसमें कार्डियक सर्जरीज हो रही। अरे वाह। वहाँ पे प्रोस्थेटिक्स के लिए वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी है। हमारा जो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है, वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इस वक्त 110 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और 110 किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये होता है कि वो जो मरीज़ है उसको सारी उम्र के लिए मेडिसिन चाहिए होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और नी रिप्लेसमेंट भी आप बता रहे हैं? जी, नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे भी, लाहौर में भी हो रही है। कोई मुआवजा नहीं लिया जाता? नहीं, एक पैसा भी नहीं। देखिए जी, ये जितनी मैंने जिक्र किया है कि जो हमारा नेटवर्क है, वो चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, या हमारे प्राइमरी केयर के सेंटर, जहाँ पे भी इंडस का बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे कोई कैश काउंटर ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर आप पैसे देना चाहें तो लेने वाले। अच्छा तारिक आज़म साहब, ये तो मैं समझ आ गई कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर कोई वेल ऑफ बंदा आ जाता है जो कि पे कर सकता है, तो वो क्या उसको भी ज़कात के तहत वो हम कहते हैं जी कि कोई इनवॉइस नहीं बनेगी। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो इस तरह का है कि कोई इनवॉइस कोई उस तरह से नहीं बनेगी, पेपरलेस। अदरवाइज वो बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं, और डोनेशन पे ही चलता है। बिल्कुल ऐसे। तो डोनेशन का तरीकाकार क्या होता है अगर कोई राब्ता करना चाहता है? जो भी लोग इसमें डोनेट करना चाहेंगे, हमने बहुत आसानियाँ पैदा की हैं डोनेट करने के लिए, मुख्तलिफ तरीके हैं। खैर अब तो जैसे हमारी जो टोटल फंड रेजिंग है
उसमें तकरीबन 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़कात से आती है, और इसी तरह से वो इलाज भी जब पूरा साल होता होता है वो सिलसिला। जी जी। तो अब रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़कात जो है वो लोग देते हैं, बल्कि ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी अपील भी है अवाम से कि जी दिल खोल के इस इदारे को अपनी ज़कात में हिस्सेदार बनाएं। इस तरह से है जी कि हमारे पाकिस्तान के हर बैंक है जो उसमें हमारे कलेक्शन अकाउंट्स हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जाके इंडस बैंक का जो कलेक्शन अकाउंट है उसमें पैसे जमा करा सकते हैं, वो ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं सारे बैंक से। ठीक है। उसके अलावा आप इजी पैसा है और जो ब्रांच बैंकिंग और ये इसके अलावा हमारे जो कुछ कलेक्शन सेंटर्स हैं लाहौर में जैसे 4 हैं, कराची में ज़्यादा हैं, इसी तरह फैसलाबाद में है, मुल्तान में है। तो यानी हर तरीके से जब शफाफियत या फिर किस तरह से जो देने वाले 111-111-880। ठीक है, ठीक है। ये हमारा UAN नंबर है, बिल्कुल ठीक है। उस पर कॉल करें तो हम खुद आके ओवरसीज जो हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। और ये जो 13 कैंपसेस बता रहे हैं, 100 से ज़ायद कितने तादाद में क्लिनिक्स आप बता रहे हैं? जी 110 क्लिनिक्स हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं और इसके अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम मुहलिक बीमारियों का जो ज़िंदगी भर के रोग बन जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है, किडनी लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, ये बहुत ही महंगे इलाज हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह से हम भी बात कर रहे थे कि हुकूमतों के करना ही काम है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल शख्सियत डॉक्टर बारी ने ये बीड़ा उठाया और उस लेगेसी को लेकर ये तमाम टीम आगे चल रही है, तो इसमें हम सबको हिस्सा डालना है। और ज़कात अतियात जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसी पे हम देखते हैं। और यकीनी तौर पे तारिक साहब ये शफाफियत का अमल भी आप मेक श्योर करते होंगे कि सही जो डिजर्विंग जगह है, मरीज है, उसको ये पहुंच रहा है। देखिए, एक तो ये कि जी एक और चीज़ ये है कि जिस तरह ये कैशलेस है, इसी तरह ये पेपरलेस है। ये पूरे का पूरा सिस्टम है जो वो डिजिटलाइज्ड है, शफाफ बिल्कुल है। और वाहिद पाकिस्तान का हॉस्पिटल का वो सिस्टम है। इसमें जब मैंने अर्ज किया था कि हमारे किश्ती में जो बना हुआ है वो भी कनेक्टेड है, के पास कहीं वो भी कनेक्टेड है मेन सिस्टम के साथ। तो हर चीज़ है जो वो एक तो वो एक डाटा बैंक बन रहा है, उससे आगे जो आपकी सेहत की पॉलिसीज बनाने में बड़ा मददगार होगा वो आने वाले साल। तारिक आज़म साहब, आपको डोनर्स तो बहुत सारे हैं जो कि डोनेट करते हैं, और जिस तरह आपने भी कहा कि ज़कात 70% और बाकी डोनर्स जो हैं वो इसको चला रहे हैं। हुकूमत क्यों इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, या हुकूमत किसी हद तक इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है? मेरा सवाल ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ है आपका, क्या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, या उनको पे किया जाता है, या रज़ाकाराना तौर पर वो आपके साथ जुड़े हुए? देखिए, वैसे तो जो परमानेंट स्टाफ है वो पे किया जाता है, ओके, और पे उसी तरह किया जाता है जो कि मार्केट रेट्स हैं, बल्कि उनसे बेहतर। और उनसे बेहतर इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम रिटेन करें अपने स्टाफ को। और फिर ये कि जब हम कहते हैं कि आलमी मायार का इलाज तो हम प्रोवाइड करते हैं, तो बेहतरीन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ वो हमें चाहिए। और उसमें हम पे करते हैं डेफिनेटली, ताकि और बल्कि ये है कि जो हमारे परमानेंट स्टाफ है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते प्राइवेट। अच्छा, ये ताकि वो किसी पूरी तरह से कोई डेडिकेटेड इंसेंटिव या लालच हो ही ना। और फिर ये बात ये कि देखें, किसी भी चैरिटी के लिए जब आप काम करते हैं तो बहरहाल एक जज्बा जरूर चाहिए होता है। वो डेफिनेटली वो सारे डॉक्टर, वो सारे जो प्रोफेशनल जो काम करते हैं, वो अगर प्राइवेटली अगर कुछ करें तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि वो उस तरह से कंपनसेशन हो रही है उनकी। तो तारिक साहब, अगर हम थोड़ा सा हुकूमती सतह पर आ जाए, क्योंकि आप तो उनका बोझ बांट रहे हैं, इतने मरीजों को आप कैटर कर रहे हैं पर डे पे, तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इसमें ऐसे है कि जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम चला रहे हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में भी। तो उनके लिए तो गवर्नमेंट से जो एग्रीड है वो पैसे वहाँ से आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो हम सारे का सारा वो पाकिस्तान की आवाम चला रहे हैं। आपका मैसेज पहुंच चुका तारिक साहब, और पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंसानियत से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं और मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं, वो अतियात दीजिए और इस कार खैर में कंट्रीब्यूट कीजिए।
बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तारिक Thank you so आसिफ साहब much. आपका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल नॉर्थ मौजूद थे। और यहाँ पर जिस अच्छे तरीके से, जिस ऐसे तरीके से इलाज किया जाता है लोगों का, और जितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर इलाज किया जाता है, उम्मीद है हमें कि आगे हुकूमत मज़ीद इनको सपोर्ट करेगी ताकि मज़ीद हॉस्पिटल्स इंडस के साथ मिलकर बनाए जा सके, कोलैबोरेशन के साथ मिलकर बनाए जा सके, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक तो पेशेंट को केटर किया जाता है, दूसरा उनके इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेनी, मतलब आपका इलाज यहाँ पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे मौसम पे बात कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होने को है, आज चांद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। कल रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो यूएई के अंदर या फिर सऊदी अरब के अंदर इस वक्त रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। रात को उन्होंने चांद देखा और सुबह आगाज़ कर लिया, लेकिन मौसम कितना खूबसूरत रहेगा। वैसे तो सुबह से हल्की रिमझिम हमें देखने को मिली है, जिससे मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया है, लेकिन क्या ये बादल या ये मौसम जो है ये कहीं चांद देखने पर तो असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि रोयत हिलाल कमेटी ने आज बैठ जाना है। अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो उसके असरात हो सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। विक साहब, ये मतला कहाँ कहाँ बरालूद रहेगा, मौसम ओवरऑल रमज़ान में कैसा रहेगा? बारिशों का स्पेल हम सुन रहे थे, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? इरफान ब्रेक साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जुनेद, जिस तरह से रमज़ान के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि रमज़ान का कम से कम पहला अशरा बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर गुजरेगा। लेकिन इंशाअल्लाह आज रोयत हिलाल कमेटी चांद देखेगी और बाकायदा फिर रमज़ान मुबारक का ऐलान कर दिया जाएगा, और फिर तमाम मर्द हजरात तरावियाँ पढ़ेंगे, खवातीन सुबह की सहरी का आगाज़ करेंगे, सॉरी तैयारी में लग जाएंगी। और जुनेद, ये जो एक समा सा बन जाता है रमज़ान के अंदर उसको हम महसूस कर पा रहे हैं अभी से। तो हमारे साथ इरफान ब्रेक साहब फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान ब्रेक साहब, बताइएगा मतलब कहाँ कहाँ आलूद रहेगा, कहीं चांद के लिए तो असरअंदाज नहीं होगा मौसम? देखिए, ये जो मौसम है जी पंजाब के जो मशरकी इलाके हैं, जिसमें कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों में थोड़े थोड़े बादल जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं, और कहीं किसी जगह पे बूंदाबांदी भी जो है ना वो हो रही है। और ये आज दोपहर और शाम तक जो है ये बादल निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर सनी वेदर है, सूरज निकला हुआ है। शाम को भी बेशतर इलाकों में मौसम साफ़ होगा और चांद नज़र आने के कभी इम्कानात हैं। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे वहाँ पर ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पर ये नज़र आ जाए। ठीक है, और ओवरऑल अगर रमज़ान की बात की जाए विक साहब, कैसा वेदर रहने जा रहा है? और ये जो हम बारिशों का स्पेल सुन रहे थे, हल्की फुल्की रिमझिम हुई है लाहौर में भी, कहाँ कहाँ पर कितनी एक्सपेक्टेड है ये रिमझिम, और क्या इससे सर्दी वापस आएगी या बस ये कुछ ही देर का स्पेल होगा? देखें, ये जो वेदर अभी लाहौर में रिमझिम हुई है, इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला। ये अभी आज किसी वक्त भी जो है ना ये बादल निकल जाएंगे, और आने वाले दिनों में मौसम जो है ना वो खुश्क रहेगा, और उसी तरह जो दिन के दर्जे हरारत होंगे वो कदरे आपको गर्म महसूस होंगे, इस तरीके से कि सन की, सूरज की तपश जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन रात कदरे बेहतर होगी। और ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो आपका जी वेक साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं जानती हूँ आपसे। जी, इसी तरह जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे, यहाँ पर भी इसी तरह आपका दिन के दर्जा हरारत जो है ना वो कदरे आपको तपश महसूस होगी और रात बेहतर हो जाएगी, और सिंध के इलाकों में भी ऐसे ही है। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा बारिश नहीं होने जा रही जिससे जो दर्जा हरारत या टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसी तरह रहेंगे, दर्जा हरारत कमो बेश इतने ही रहेंगे, 1-8 डिग्री बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं कि रमज़ान थोड़ा पुरसुकून या ठंडा गुजर सकता है, लेकिन टेम्परेचर जिस तरह आप बता रहे हैं बढ़ जाएंगे, कुछ ही सही लेकिन कुछ 1-2% भी बढ़ने के ही चांसेस हैं। अगर हम बारिशों की, एक्सपेक्टेड बारिशों की बात करें तो इरफान ब्रेक साहब, कब तक मुतवक्के हैं? कोई स्पेल नया रमज़ान के अंदर नहीं तो क्या ईद पर मुतवक्के है, रमज़ान मुबारक के बाद मुतवक्के है? अगली जो बारिशें होने जा रही हैं वो कब से आगाज़ होगा उनका?
देखिए अभी फिल वक्त माह फरवरी में हमारे पास कोई ऐसा वेदर स्पेल जो है ना वो नहीं आ रहा रवा हफ्ते, तो आपको रोज़ों के आगाज़ में और रोज़ों के शुरू वाले जितने भी रोज़े होंगे इनमें जो है ना वो कोई बारिश ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ताहम एक वेदर स्पेल जो है वो बन रहा है, वो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। वो जो है मार्च के पहले हफ्ते या आपका जो आखिरी दिन होगा, लास्ट डेज होंगे फरवरी की, उसमें कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो कोई एक स्पेल बन रहा है, लेकिन वो अभी जो है ना वो अंडर कंसिडरेशन। और ये पूरा महीना फरवरी का और मार्च का आगाज़ भी दर्जा हरारत कहाँ तक जा सकता है बेग साहब? देखिए जो मार्च में अमूमन दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर चले जाया करते हैं। अभी भी आप देखें तो जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर 27, 28, 29 तक भी गया है और बाज़ इलाकों में 30 भी गया है। लेकिन आज क्योंकि ये बारिश वाला स्पेल हुआ है जिससे कल और आज जो है ना वो दर्जा हरारत कदरे बेहतर रहेंगे। जैसे कल जो है वो कम रहे हैं दर्जा हरारत, लेकिन आज से फिर ये दोबारा बढ़ना शुरू होंगे। कल भी बढ़ेगा। आज मोटरवे पर भी धुंध देखी जा रही थी और गिरदो नवा में भी हमने देखा कि एक फॉग देखी जा रही है। उसकी क्या वजूहात है? सर्दी का स्पेल तो जा चुका और जब बारिश होती है रिमझिम हो जाती है तो मतलब वैसे ही साफ हो जाता है। इस फॉग की क्या वजूहात थी? देखिए एक्चुअली धुंध क्या होती है? धुंध बेसिकली ये होती है कि एक बादल जो है वो जब डिसिपेट होता है, ख़त्म होता है, तो वो नीचे उसकी जो है ना वो आ जाती है सरफेस के ऊपर, सतह ज़मीन के ऊपर। तो इसी तरह हुआ है ये वेदर स्पेल जैसे ही गुजरा है, इसके पीछे जो है ना एक हवा का ज़्यादा दबाव जो था जिसने जो है यहाँ पर हवाओं को जो है ना वो सुप्रेस किया है, यानी दबाया है, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो थी, नमी जो थी वो सरफेस के ऊपर आ गई और कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से ये स्पॉट्स पे बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं हुई धुंध, कहीं कहीं जो है ना वो आपका शुमाल मशरकी पंजाब के जो इलाके हैं जिनमें जो है वो सियालकोट, फैसलाबाद, शेखपुरा और इसके गिरदनवा के इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो धुंध। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम आज तो और रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही रहमतों की बारिश भी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्लेजेंट वेदर रहे तमाम महीने में, लेकिन मौसम खुश्क और बारिशों का अभी तक कोई इम्कान आने वाले कुछ दिनों में दिखाई नहीं देता। लेकिन मार्च के आगाज़ के साथ ही एक स्पेल जो कि बन रहा है, हो सकता है कि वो पाकिस्तान में एंट्री दे दे और उसके बाद फिर आपको बारिश भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया इरफान ब्रेक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों के लिए रोज़ा रखना आसान होगा और रोज़े की हालत में एहतियात किस तरह से बरती जा सकती है, वो चाहे शुगर पेशेंट हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, इनके लिए रोज़ा किस तरह से रखा जा सकता है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करें कि मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है और एहतजाज की सियासत ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कॉल दी गई है और KPK के अवाम हो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं। अवाम ने PTI के ख़िलाफ़ अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। जी हाँ, शहरियों का ये कहना है कि सब कुछ बेमकसद लगता है, जैसे एक ही शख्स की खातिर पूरे सूबे को तबाह कर दिया गया हो। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है और वो उन लोगों से मुत्तमिन नहीं है। लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, उनके लिए ज़रिया माश कमाना एक चैलेंज बना हुआ है और ऐसे में एहतजाज जो है उनकी मामलात ज़िंदगी को बहुत शिद्दत से मुतासर कर रहा है। और अवाम की गुफ्तगू से लगता यूँ है कि अवाम अब एहतजाज की सियासत नहीं चाहते, बल्कि वो इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी और मुआशरी भी। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें चांद नजर आने की सूरत में कल होगा पहला रोज़ा और हमारी आपसे मुलाकात होगी 1 से 3। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।